हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2007 एशियन मिस्ट्री हॉरर मूवी दी मैट्रिमोनी के बारे में। ये कहानी स्टार्ट होती है एक यंग कपल के साथ, मानली और जुनचू। मानली एक फेमस आरजे है। अपने प्रोग्राम में तरह तरह की कहानियां सुनाती है वो अपने लिसनर्स को, जो लोगों को बहुत पसंद भी आती है। दूसरी तरफ है जुनचू, जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक साथ बहुत खुश है और आज जुनचू मानली को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। उसने एक रिंग भी खरीदा है उसके लिए। अभी बस मानली के आने का इंतजार है। दूसरी तरफ हम मानली को देखते हैं। वो भी इक्वली एक्साइटेड है। अपना प्रोग्राम खत्म करके वो भागती है साइकिल लेकर। इस दिन का इंतजार तो वो सदियों से कर रही है, मगर उसका ये अधूरा सपना पूरा होने से पहले ही बिखर जाता है। हड़बड़ी में रोड क्रॉस करते वक्त मानली एक गाड़ी के नीचे आ जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। जुनचू के गोद में सर रखकर वो अपनी आखिरी सांसें लेती है। नेक्स्ट सीन में हम पहुंच जाते हैं 1 साल बाद एक बड़े से हवेली में। घर देखने में तो बहुत सुंदर है, मगर दिन के उजाले में भी जैसे इस घर में रात का सन्नाटा मंडरा रहा था। ये शेन फैमिली का घर है। यहाँ जुनचू रहता है अपनी पत्नी सांसान के साथ। हाँ, ये वही जुनचू है। मानली के मौत के बाद उसने इस सांसान से शादी की है। नई नई शादी हुई है उनकी, मगर उनके बीच कुछ भी ठीक नहीं, कोई रिश्ता नहीं है उनके बीच। और ये शादी ये तो बस एक दिखावा है। जुनचू के माँ मिसेस शेन ने अपनी तबीयत खराब होने का बहाना देकर जुनचू को फोर्स किया था ये शादी करने के लिए। नहीं तो जुनचू कभी नहीं मानता। वो तो अभी भी मानली से ही प्यार करता है, सिर्फ उसी से। सांसान अपनी पूरी कोशिश करती रहती है जुनचू की दिल जीतने की, उसका ख्याल रखना, मनपसंद खाना बनाना, मगर जुनचू को इस सब से इरिटेशन होता है। वो सांसान को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। अकेले घर में पूरा दिन बेचारी सांसान बोर हो जाती है, घूमती रहती है इधर उधर। कभी कभी उसे ऊपर के फ्लोर पे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है, साथ में एक धुन भी, जैसे किसी अनहोनी का संकेत हो। एक रात सांसान बहुत डर जाती है। आवाज को फॉलो करके जा पहुंचती है ऊपर वाले कमरे में, जो बेसिकली इस घर का एटिक है। ये जुनचू का ऑफिस भी है। हर रात वो यहाँ बिताता है और दिन में जब वो नहीं रहता ये कमरा बंद रहता है। किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, मगर सांसान को तो देखना है इसके अंदर क्या है। तो वो अगले दिन ही जुनचू के निकल जाने के बाद दबे पांव उस कमरे के सामने जा पहुंचती है, झांकती है की होल से, और उसे पक्का फील होता है कोई उसके सामने से गुजर गया। सांसान डर से कांप उठती है और जैसे ही वो भागने जाती है देखती है इस घर की कुक रोंगमा उसके पीछे खड़ी है। ये रोंगमा बहुत सालों से इस घर में काम कर रही है। इन अ वे वो भी इसी फैमिली का एक हिस्सा है, वफादार भी है, मगर कभी कभी वो सबसे छुपा कर एक तरह की पूजा करती है इस घर में, किसी को पता नहीं चलता। उसका खाना भी बहुत अजीब है। वो बैट्स, लीचेस ये सब खाने में यूज टू है। कहती है वो जिस गांव से बिलोंग करती है वहाँ ये सब चलता है। सांसान कभी उनके मामलों में इंटरफेयर नहीं करती। वो तो अपने सवालों में उलझी हुई है। उसे लगता है यह घर हॉन्टेड है, जरूर इस घर में कोई राज छुपा है। एक दिन वो रोंगमा से बात करने की कोशिश करती है, मगर रोंगमा उल्टा उसे एडवाइस देती है ज्यादा ताक झाक ना करने की। उसी दिन और एक हादसा होता है। सांसान को अपने कमरे के वेंटिलेटर से किसी की विस्परिंग सुनाई देती है, जैसे कोई उसे पुकार रहा है, कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। सांसान आवाज लगाती है, कौन है? जवाब में ये वेंटिलेटर ही टूट कर गिर जाता है। साथ में आती है एक चाबी, मोस्ट प्रोबेबली उसी कमरे की। सांसान और देर नहीं करती, चाबी से दरवाजा खोलकर एंटर करती है उस कमरे में। अंदर बहुत सारे पुराने फर्नीचर्स थे और साथ में था एक रेडियो जो अपने आप ही चलने लगता है। सांसान उसे बंद नहीं कर पाती क्योंकि उसका प्लग तो ऑलरेडी निकला हुआ था। तभी सांसान को इस कमरे में किसी और की प्रेजेंस महसूस होने लगती है, और जब एक लड़की की परछाई अचानक उसके सामने आ जाती है तो डर से सांसान बेहोश हो जाती है। उसका सेंस लौटता है कुछ घंटे बाद जुनचू के आने से। सांसान को इस कमरे में देखकर वो बहुत नाराज हो गया था। सिर्फ कुछ कहता नहीं क्योंकि नीचे उसकी माँ आई हुई है। वो अपने माँ के सामने कोई सीन क्रिएट करना नहीं चाहता था। मिसेस शेन सांसान को बहुत पसंद करती है, तो अच्छे से ट्रीट भी करती है, मगर सांसान अभी भी खुद को संभाल नहीं पाई थी। उसे हर जगह वो लड़की दिखाई दे रही थी और एक पॉइंट पे ये साया उसके अंदर घुस जाता है किसी धुएं की तरह। हमें पता चलता है ये मानली की आत्मा थी, और सांसान के अंदर उसके घुसने के साथ साथ ही सांसान बहुत ही अजीब बिहेव करने लगती है। मिसेस शेन को देखकर वो थूकती है, लेकिन जुनचू उसे कुछ कह नहीं पाता क्योंकि वो खुद भी शौक में था। उसे सांसान में मानली का चेहरा जो दिखने लगा था।
मिसेस शेन तो गुस्से में निकल जाती है, रोंगमा जाती है उसके साथ और इधर जुनचू सनसान को संभालता है, उसे चेंज करके सो जाने के लिए कहता है। सनसान बहुत खुश हो गई थी जुनचू के बर्ताव से, मगर रात में अचानक उसकी नींद टूट जाती है। उसके बिस्तर पर कोई लड़की बैठी थी, ये मानली थी। वो सनसान से अपने और जुनचू के रिश्ते के बारे में बताती है, अपने अधूरे प्यार के बारे में और उस एक्सीडेंट के बारे में भी। मरने के बाद भी वो जुनचू से दूर नहीं जा पाई, रह गई इस घर में। वो हर दिन जुनचू को उसके यादों में तड़पते हुए देखती है, मगर कुछ कर नहीं पाती क्योंकि उसके पास जाने से ही जुनचू की तबीयत खराब होने लगती है। इसीलिए ही तो उसने आज सनसान को पोजेस किया, जिससे कुछ वक्त के लिए ही सही वो जुनचू के पास रह सके, उसे छू सके। मगर इसमें फायदा सनसान को भी तो हुआ। आज मानली के कारण ही तो पहली बार जुनचू ने उससे इतना प्यार से बात की। मानली सनसान को एक ऑफर देती है, क्यों ना इसी तरह वो दोनों मिलकर जुनचू को खुश रखे। मगर सनसान राजी नहीं होती। वो भागती है जुनचू के पास सच्चाई का पता करने और उसे जुनचू मिलता है स्टेयरकेस के ऊपर बेहोश हालत में। उसी वक्त जुनचू को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। उसकी कंडीशन बहुत सीरियस थी, उसे बुखार था, साथ में उसका इम्यून सिस्टम भी वीक पड़ चुका था। ऐसे में सिर्फ उसकी विल पावर ही उसे बचा सकती है, मगर जुनचू तो जैसे वो भी खो चुका था। सनसान समझ पा रही थी जुनचू मानली को मिस कर रहा है, सिर्फ वो ही जुनचू को बचा सकती है। तो सनसान उससे ही मदद लेती है, उसे अलाउ करती है अपने शरीर में एंटर करने के लिए। इसके बाद पोसेस्ड हालत में ही सनसान जाती है हॉस्पिटल जुनचू से मिलने। जुनचू अपने मानली को देखकर बहुत खुश हो जाता है, उसके जीने की चाह फिर से लौट चुकी थी। कुछ ही दिनों के अंदर जुनचू रिकवर करके घर लौट आता है और सनसान उसकी देखभाल करती रहती है। मानली उसे हर एक बात पे गाइड कर रही थी। जुनचू क्या खाना पसंद करता है, कौन सी ड्रिंक उसे पसंद है, इवन सनसान को कैसे सजना है उसे इम्प्रेस करने के लिए, सब कुछ। मानली के कहने पर ही सनसान ने अपने बाल भी काट लिया था। अभी वो बिल्कुल मानली की तरह ही दिख रही थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। मानली में सनसान को एक अच्छी दोस्त मिली थी। एक दिन बातों बातों में वो मानली से पूछती है वो कभी जुनचू से इंटीमेट हुई थी या नहीं। मानली उसके दिल की बात समझ पा रही थी, वो मदद करने के लिए तैयार थी, मगर इस मैटर में एटलीस्ट सनसान को किसी की मदद नहीं चाहिए। वो जुनचू का जेन्युइन अफेक्शन चाहती है। इधर जुनचू को सनसान में अपनी मानली दिख रही थी। वो खुश था, सनसान को अच्छे से ट्रीट भी करने लगा था। एक साथ डिनर करना, उससे बात करना, सब कुछ। हमें पता चलता है इन दोनों के पहली मुलाकात के बारे में। सनसान मिसेस शेन के एम्ब्रॉयडरी शॉप में काम करती थी। वहीं पर उसने पहली बार जुनचू को देखा और देखते ही उससे प्यार हो गया। तब जुनचू के लाइफ में मानली थी। उसके मौत के बाद मिसेस शेन ने जुनचू से सनसान की शादी करवा दी। उनकी जिंदगी किसी तरह चल रही थी, मगर अभी मानली के आ जाने से सब कुछ फिर से गड़बड़ हो गया। जुनचू एक बहुत बड़े कश्मकश में फंस चुका था। उसका दिल तो खुश था, मगर उसका दिमाग जानता था ये अब नॉर्मल है, वो सनसान को धोखा दे रहा है। तो वो डिसाइड करता है कि वो अपने अतीत को भुला देगा, सनसान के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगा। तो वो अपने ऑफिस को क्लियर करने लगता है। यहाँ पर उसने मानली का सारा सामान रखा था, उसके रिकॉर्डिंग्स और पिक्चर्स भी। जुनचू इतने दिनों से इन्हीं चीजों में मानली को ढूंढता रहा, मगर फाइनली वो सच्चाई को एक्सेप्ट कर पाया है। उसने मान लिया है मानली और कभी नहीं लौटेगी। वो सनसान से माफी मांग लेता है और उसे अपना भी लेता है। सनसान तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन इसी पॉइंट से उसे अपने आप में कुछ बदलाव नजर आते हैं। उसका चेहरा फीका पड़ चुका था, आंखें लाल हो रहे थे और उसके बाल बहुत झड़ने लगे थे। कुछ दिन बाद जुनचू उसे एक मूवी देखने ले जाता है। पहली बार वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं उस शाम को। उनका रिश्ता धीरे धीरे ठीक हो रहा था, मगर इधर घर में मानली जेलसी के आग में जल रही थी। सनसान उसके हाथ से निकल जो रही थी, मतलब वो और कभी जुनचू के करीब नहीं जा पाएगी। गुस्से में पागल होकर वो मिसेस शेन पर हमला कर देती है। पता नहीं उसने क्या देखा, मिसेस शेन बिल्कुल ट्रॉमेटाइज्ड हो गई। वो किसी से बात नहीं कर रही थी, सिर्फ मानली का नाम ले रहे थे बीच बीच में। सनसान रोंगमा से बात करने जाती है, उसे जानना था एक्चुअल में हुआ क्या है। तभी रोंगमा को उसमें कुछ इविल सेंस होता है, उसे स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज है, जिसे यूज करके ही वो सनसान के अंदर मानली को देख लेती है। उसे मानली के बारे में सब कुछ पता था। जब जुनचू ने उसका सारा सामान इस घर में लाया था, तभी उसे फील हुआ था इन चीजों के साथ कोई इविल स्पिरिट भी इस घर में आई है, जिसे कंट्रोल करने के लिए ही वो पूजा करती थी। उस कमरे के चारों तरफ उसने चार्म बोर्ड्स लगाए थे। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, मगर एक दिन सनसान उस जगह को क्लीन करते वक्त उन बोर्ड्स को गार्बेज समझकर फेंक दिया और माली की स्पिरिट आजाद हो गई। वो पूरे घर में घूमती रही,
अभी सांसान भी उसके चपेट में फंस चुकी है। रोंगमा उसे समझाती है कि कोई स्पिरिट अच्छी या बुरी नहीं होती, उन्हें बस अपनी ख्वाहिश पूरी करनी होती है। वो धीरे धीरे सांसान के शरीर में कब्जा कर रही है। एक दिन वो उसे कम्प्लीटली रिप्लेस कर देगी, वश में कर लेगी उसे पूरी तरीके से। उन्हें कुछ भी करके इस इविल स्पिरिट को उसके दुनिया में वापस भेजना ही होगा। हर स्पिरिट किसी न किसी चीज से जुड़ी होती है, उन्हें बस उस चीज को ढूंढकर उसे डिस्ट्रॉय करना है। सांसान का दिल कह रहा था ये वो रेडियो ही होगा, मगर जुंजू ने उसे कहाँ रखा है वो उसे नहीं पता। जुंजू के सो जाने के बाद एक दिन वो एटिक में जाती है उस रेडियो को ढूंढने। वहां उसे वो रेडियो तो नहीं मिलता, मगर जब वो लौटती है उसे एक भयानक नजारा दिखता है। मानली जुंजू के पास बैठी है और उसके प्रेजेंस से जुंजू की सांसें फूलने लगी है। ऐसे तो वो मर जाएगा। मानली को सांसान का प्लान समझ आ गया था। वो डायरेक्टली कहती है उसे सांसान की बॉडी चाहिए, वो जुंजू के साथ रहना चाहती है, नहीं तो वो जुंजू को मार के उसे अपने साथ ले जाएगी। सांसान ऐसा होने नहीं दे सकती, इसलिए वो एक जाल बिछाती है। वो मानली से कहती है वो उसे अपना शरीर दे देगी, मगर उससे पहले वो जुंजू के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती है। मानली राजी हो जाती है और सांसान को फिर एक मौका मिल जाता है। डिनर के वक्त वो कायदे से जुंजू से पता कर लेती है वो रेडियो कहाँ है, लेकिन जैसे ही वो उस रेडियो पर होली पेपर रखने जाती है, मानली की आत्मा उस पर हमला कर देती है। उसे बाथरूम में ले जाकर पानी में डुबोकर उसके शरीर पे कब्जा कर लेती है। मानली को जो चाहिए था वो उसे मिल गया। तो इसके बाद वो जाती है जुंजू के पास, उसे हक करती है, अपना प्यार जाहिर करती है। जुंजू भी ओवरवेल्म्ड हो चुका था उसे देखकर, मगर जैसी बात सांसान की आती है, मानली का चेहरा ही बदल जाता है। जेलसी और गुस्से में एक पल के लिए उसके अंदर का शैतान बाहर निकल आया था। वो नोटिस नहीं करती कब रोंगमा उसके पीछे आ पहुंची थी। उसके हाथ में था एक होली स्पाइक, जिसे वो मानली के पीठ पर घुसा देती है। जुंजू अचानक इस हादसे से चौंक जाता है। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। रोंगमा उसे पूरी बातें समझाती है, कहती है इस इविल स्पिरिट ने सांसान के शरीर पर कब्जा किया है, उन्हें स्पाइक को उसके सीने में घुसाना होगा, तभी मानली को मुक्ति मिलेगी और सांसान को भी। लेकिन वो ऐसा कर पाए इससे पहले ही मानली रोंगमा को मार डालती है और फिर हमला कर देती है जुंजू पर। उसे चोक करने लगती है। मानली जुंजू को मारना चाहती थी, उसे अपने साथ उस दुनिया में ले जाना चाहती थी, मगर सांसान नहीं। तो जुंजू को दर्द में चिल्लाते देख मानली के अंदर का सांसान जाग उठती है, किसी तरह खुद को कंट्रोल कर लेती है और फिर खुद ही खुद को उस स्पाइक से स्टैब कर लेती है। मानली की आत्मा उसके शरीर को छोड़ने पे मजबूर हो जाती है। उसे जुंजू को छोड़ के जाना ही पड़ता है अपने दुनिया में, मगर इधर बेचारी सांसान की भी मौत हो जाती है। उसे भी जुंजू नहीं मिलता। सैड एंडिंग, राइट? लेकिन यहीं पर इस फिल्म की ट्विस्ट है। असल में ये कहानी एक मनगढ़ंत कहानी है जो आज मानली अपने लिसनर्स को बता रही थी। उसके लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं। प्रोग्राम खत्म करते ही उसे अपने लवर जुंजू से एक चिट्ठी मिलती है, जहां जुंजू ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है और उसे मिलने बुलाया है। इसके बाद वही फर्स्ट सीन वाले हादसे रिपीट होते हैं, मगर इस बार फॉर्चुनेटली और कोई एक्सीडेंट नहीं होता। मानली मिल पाती है जुंजू से और उनका सपना भी पूरा हो जाता है। सांसान जुंजू के लाइफ में कभी नहीं आती। हमें पता नहीं चल पाता उसके दिल में जुंजू के लिए कोई प्यार है या नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक कंटेंट जरूर दिखता है, which proves वो अपने लाइफ में जैसी भी है खुश है। ये हुआ ना हैप्पी एंडिंग। दोस्तों, आई नो इस फिल्म की एंडिंग कुछ अजीब है, मगर सैड एंडिंग से तो बेहतर है ना? इंसान के जीवन में कभी क्या हो जाए किसी को पहले से पता नहीं रहता, लेकिन सिचुएशन जो भी हो हमें उसे अपना लेना चाहिए। पास्ट में जीने से कुछ हासिल नहीं होता, हमेशा आगे बढ़ना चाहिए फ्यूचर की तरफ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मुझे तो कहानी ठीक ठाक ही लगी, एंटरटेनिंग है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।